हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। ये है 10th क्लास का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें बहुत कुछ घटनाएं हैं। इसको हम बारी बारी से एक तरफ से देखेंगे और इसको पढ़ लेने के बाद उम्मीद है कि ये चैप्टर जो है समराइज हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। पहला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब हो गया कि प्रकाश कैसे परावर्तित होता है। इसके लिए सबसे पहले हमको समतल दर्पण पढ़ने की जरूरत है। समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हुआ आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इसको हम कहते हैं अभिलंब। प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ समझ में आए, लिख लीजिएगा इसको, हम बोल देते हैं एक बार फिर। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर पड़ता है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये है आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। तो जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ती है, परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके दो नियम कौन कौन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण आई आर और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट, गोलीय दर्पण एवं इनके अंग। गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको खोखला गोला, कांच का एक खोखला गोला लेना पड़ेगा। क्या है? ये है कांच का एक खोखला गोला। कांच के खोखले गोले को हमने ऐसे काटा, इसमें दो भाग मिला हमको, एक हमने यहाँ रखा, एक हमने यहाँ रखा। इसमें यदि ऊपर से कलई कर देंगे तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा, और इसमें यदि अंदर से कलई कर देंगे तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। ये उत्तल दर्पण बन जाएगा और ये अवतल दर्पण बन जाएगा। अब कह रहे हैं गोलीय दर्पण एवं इनके अंग। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा कैसे देंगे, तो वह दर्पण जो किसी खोखले कांच के गोले का एक भाग होता है, वह गोलीय दर्पण जो कोई खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक सतह रजतीत और दूसरा सतह परावर्तक होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। एक बार फिर बोल देता हूँ, गोलीय वह दर्पण, क्या कुछ बोलना है, वह दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक भाग रजतीत और दूसरा भाग परावर्तक होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के अंग बहुत है, बहुत मतलब ज्यादा नहीं, बहुत है, मतलब 5-6 होंगे। देखिए, जैसे हमने ये गोलीय दर्पण बनाया, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये है हमारा गोलीय दर्पण।
अवतल दर्पण है, ये आपतित किरण हुआ और ये परावर्तित किरण हुआ। ये क्या होगा, मुख्य फोकस जिसका नाम है एफ, मुख्य फोकस। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये ध्रुव, और यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर, वक्रता केंद्र, ये ए ओ आपतित किरण, एम एम डैश, एम एम डैश, ये हो गया दर्पण। तो एम एम डैश हो गया एक दर्पण। क्या कहता है, कह रहे हैं सबसे पहले कहता है कि ध्रुव किसे कहते हैं, कौन सा, ये ध्रुव। तो ध्रुव का परिभाषा हम कैसे देंगे, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं लिख लीजिएगा आप लोग। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव का कहानी खत्म। अब कह रहे हैं कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, आपतित होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। थोड़ा लंबा है, एक बार फिर। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस का काम खत्म, परिभाषा है, आपको लिखना होगा और फिगर से समझ सकते हैं हम आसानी से। अच्छा, अब कह रहे हैं वक्रता केंद्र, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रधान अक्ष, ये वाला लाइन, यह क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोलेंगे, लिखना है आपको, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष खत्म हो गया। अब हमको कहना है आपतित किरण, जैसा कि हमको दिख रहा है ए आपतित किरण है, ओ और बी मान लेते हैं परावर्तित किरण, खत्म। अब हमको मोस्ट इम्पोर्टेंट दो बात जानना है आगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए। हमने इस पॉइंट को किया, इस पॉइंट को किया, इसके अंक को मैंने दर्शा दिया। अब ये तीसरा पॉइंट है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इसको बनाने के लिए सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट दो बात को आपको याद रखना होगा। इस किरण को यदि याद रखते हैं 6 कंडीशन, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, जितने कहाँ पर वस्तु रखेंगे और प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, उसका 6 कंडीशन आत्मसात स्वतः हो जाएगा। लेकिन हाँ, 2 बिंदु को आपको याद रखना होगा, 2 पॉइंट को हमने जो बता रहा है आगे उसको याद रखना होगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, हम स्टार पॉइंट मार रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लिखिए, सबसे पहला काम क्या, एक अवतल दर्पण बनाना है। याद रखिए, इस बात को याद रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी कहाँ पर वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आसानी से हम पता कर सकते हैं। पॉइंट पहला नंबर पॉइंट क्या है,
कि कोई भी आपतित किरण यदि प्रधान अक्ष के समांतर है, बात को बहुत गौर से, कोई भी आपतित किरण यदि प्रधान अक्ष के समांतर है तो प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, पहला बात। दूसरा कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, यदि प्रकाश की किरण दर्पण की वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ से वापस लौट जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कहा मैंने? यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ से वापस लौट जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों बातें हैं जो कि आने वाले गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाएंगे उसमें यही दोनों किरण का काम है। इस दोनों किरण का यदि कॉन्सेप्ट है तो आराम से इसके 6 कंडीशन को आत्मसात किया जा सकता है। अब दोनों कंडीशन एक बार फिर कह लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो दर्पण के मुख्य फोकस से हमेशा होकर के गुजरेगी, और जब प्रकाश की किरण इस तरह से, और दूसरा पॉइंट क्या है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ से वापस लौट जाती है। तो इस तरह से हमने देखा ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले पॉइंट के लिए। अब इसको मिटा देना। अब देखिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट, इसमें बहुत गौर से ध्यान रखना होगा आपको। क्या इसमें मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट को आपको ख्याल में रखना होगा। क्या कि याद रखिए ये है वस्तु और ये है प्रतिबिंब, ठीक है। यदि वस्तु को हम दर्पण के करीब लाएंगे तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाएगा। क्या कहा मैंने? ये है वस्तु और ये है प्रतिबिंब। यदि हम वस्तु को दर्पण के करीब लाते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाएगा। फिर कंडीशन, यदि दर्पण से वस्तु को दूर करेंगे तो प्रतिबिंब नजदीक आएगा। बात समझ में? चलिए, तो पहला कंडीशन आता है क्या? वक्रता केंद्र। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, बाद में फिर इसको रिवाइज करेंगे। पहला कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर वक्रता केंद्र पर हो वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगी। जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी। 3 कंडीशन हो गए। पहला कंडीशन क्या? यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर। यदि वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर। यदि वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। 3 कंडीशन। चौथा कंडीशन है, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र से एक स्टेप आगे खिसकाते हैं, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र से एक स्टेप इधर खिसकाते हैं, दर्पण के तरफ खिसकाते हैं, तो प्रतिबिंब इसके एक स्टेप पीछे बनता है। हाँ, कि वस्तु को हमने
वस्तु को हमने यहाँ पर से एक स्टेप इधर खिसकाया तो प्रतिबिंब यहाँ पर से एक स्टेप इधर खिसकेगा। ये चौथा कंडीशन है। और पांचवा कंडीशन क्या है? यदि वस्तु को एक स्टेप हमने इससे इधर खिसकाया, दर्पण से दूर लेके गया, तो प्रतिबिंब दर्पण के करीब आएगा, इस तरफ आएगा। लेकिन वस्तु जब इधर मूव करेगी तो प्रतिबिंब इधर मूव करेगी। यदि वस्तु इधर मूव करती है, प्रतिबिंब इधर मूव करेगी। मतलब इधर उधर का क्या मतलब है? यदि वस्तु को दाएं खिसकाते हैं तो प्रतिबिंब बाएं खिसकेगा, यदि वस्तु को बाएं खिसकाते हैं तो प्रतिबिंब दाएं खिसकेगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, ये तो हमको ये पता हुआ कि वस्तु को कहाँ रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब हमको ये पता करना है कि यदि वस्तु रखेंगे तो हो सकता है उसका प्रतिबिंब छोटा और बड़ा बने। जी हाँ, तो इसका जवाब ये है कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र से आगे आप खिसका रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा। क्योंकि यदि वक्रता केंद्र पर वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब और वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई बराबर होता है। बात पते की है? यदि वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का हाइट क्या होगा? बराबर होगा। ठीक। और यदि वस्तु को दर्पण के करीब लाते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाएगा, और यदि वस्तु को दर्पण से दूर लेके जाते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के करीब आएगा। बड़ा छोटा कैसे होगा? यदि वस्तु को आप दर्पण के करीब लेके जा रहे हैं तो प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि बराबर कहाँ होता है? वक्रता केंद्र पर। जैसे ही वस्तु को आप दर्पण के करीब लाते हैं प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा होगा, क्योंकि फोकस पर है वस्तु तो प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा बनता है। और यदि वस्तु को जैसे जैसे आप दर्पण से दूर लेके जाएंगे, ऐसे दूर लेके जा रहे हैं तो प्रतिबिंब हमेशा एकदम नजदीक आते जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था क्या? वस्तु को कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक बात। दूसरा बात क्या? यदि वस्तु को हम ऊपर रख रहे हैं, ऊपर तो रखना ही है, एक ही कंडीशन ऐसा है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में। कब? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि कब वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, कब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है? तो उसका आंसर है कि जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बनता है। और जब काल्पनिक बनता है, याद रखियो भाई, जब काल्पनिक बनता है प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है, और वास्तविक यदि होगा प्रधान अक्ष के नीचे होगा। ठीक है, वस्तु एक ही बार अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, बाकी वास्तविक बनता है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। लास्ट चौथा नंबर है चिन्ह परिपाटी नियम। इसी में पढ़ लेते हैं चिन्ह परिपाटी नियम, और बहुत आसान है। क्या है चिन्ह परिपाटी नियम? चिन्ह परिपाटी नियम कहता है यदि प्रकाश का किरण के सापेक्ष, सब इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं। 5 नियम चिन्ह परिपाटी के। कितने नियम? 5 नियम। पहला नियम क्या है वो देखिए, पहला दूसरा करके कर देते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। सबसे पहला नियम है कि सभी दूरियों को ध्रुव से मापा जाएगा। ये ध्रुव दर्पण का मध्य बिंदु, सभी दूरियों को ध्रुव से मापी जाती है। आपतित किरण के सापेक्ष मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, आपतित किरण के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। 5 रूल फिनिश हो गया। फिर से सुनिए, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, पहला। दूसरा, आपतित किरण के सापेक्ष मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, आपतित किरण के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है।
प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ये चिन्ह परिपाटी नियम समाप्त होता है। ये उत्तल और अवतल दोनों के लिए वैध है। अगला दर्पण सूत्र आवर्धन सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f और आवर्धन सूत्र होता है m बराबर HI/HO। ठीक, तो इस तरह। और v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। m क्या है? आवर्धन। HI क्या? हाइट ऑफ इमेज। और HO क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन को बनाया। धन्यवाद।